मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। कोरोना के बीच एक बड़ा खतरा ब्लैक फंगस का भी है। मरीजों की संख्या बढ़ने से स्वास्थ्य विभाग को दोहरी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। इस बीच एक राहत की खबर है कि इंदौर की एक कंपनी को दवा बनाने का लाइसेंस मिल गया है, जिससे आने वाले दिनों में इंजेक्शन की किल्लत दूर होगी। तो लापरवाही यहां पर भी भारी पड़ रही है, क्योंकि ब्लैक फंगस को कोविड के पोस्ट कोविड इफेक्ट में देखा जा रहा है। यानी कि कोरोना होने के बाद कुछ लोगों की तबीयत खराब हो रही है, अलग अलग तरीके से लोग बीमार हो रहे हैं और ब्लैक फंगस भी उन बीमारियों में से एक है। अगर शुरुआती दौर में ही ब्लैक फंगस का इलाज कर लिया जाता है तो मरीज की स्थिति सुधर सकती है, लेकिन अगर ये आपके ब्रेन तक, आपकी नाक तक, आपकी आंखों तक पहुंच जाता है तो फिर बचाना मुश्किल हो जाता है। शरीर के कई बार अंगों को भी निकालना पड़ रहा है, जिसके केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इंदौर में एक कंपनी है जिसे लाइसेंस मिल गया है, क्योंकि जो इंजेक्शन ब्लैक फंगस के मरीजों को दिए जा रहे हैं उसकी भारी किल्लत भी पिछले दिनों सामने आई। अब एक कंपनी को दवा बनाने का लाइसेंस मिल गया है, जिसके बाद काफी हद तक राहत आने की संभावना है। तो ब्लैक फंगस के 1000 के करीब मरीज हैं 5 शासकीय अस्पतालों में, जिनका इलाज मध्य प्रदेश में चल रहा है। 57 मरीजों का इलाज निजी अस्पतालों में चल रहा है। ये वो मरीज हैं जो ब्लैक फंगस का शिकार हुए हैं। 30 से ज्यादा लोगों की अभी तक मौत भी हो चुकी है। बीमारी कितनी ज्यादा खतरनाक है इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। देश भर में ब्लैक फंगस की बात करें तो 20,000 मरीज हैं। कुल मांग का 10% भी इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है। एम्फोटेरेसिन भी इंजेक्शन इसमें दिया जाता है, जिसकी कमी देखी जा रही है। 7 राज्यों में ब्लैक फंगस के सबसे ज्यादा मरीज हैं और इन 7 राज्यों में मध्य प्रदेश भी शामिल है। अब ब्लैक फंगस दिमाग में पहुंच रहा है, जो कि मरीजों के लिए बहुत ज्यादा घातक हो रहा है। तो ब्लैक फंगस कितना ज्यादा खतरनाक है, इन आंकड़ों को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है। कितनी तेजी के साथ मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और दूसरी तरफ लोगों की जान भी जा रही है। कैसे इससे खुद को बचा सकते हैं, और ये जो इंजेक्शन अब एक कंपनी को जिसका लाइसेंस मिल गया है, अगर इंजेक्शन ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बनेंगे तो कितना इसका लाभ हो सकता है, इन तमाम चीजों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर्स भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर सोनाली हमारे साथ जुड़ गई हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं, और डॉक्टर SK सक्सेना हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर आपका। डॉक्टर सोनाली, सबसे पहले आप ही से समझते हैं, ब्लैक फंगस बीमारी का कितना बड़ा खतरा इस वक्त देश में मंडरा रहा है, क्योंकि अगर अभी के आंकड़े देखें तो 20,000 से ऊपर मरीजों की संख्या ब्लैक फंगस की है। कि कोविड के पेशेंट्स काफी कम हो गए हैं, लेकिन इसके बाद जो उसके साइड इफेक्ट्स सामने आ रहे हैं, लाइक ब्लैक फंगस, लो इम्यूनिटी, डायबिटीज, ये सब केसेस काफी बढ़ गए हैं। इसमें से जो ब्लैक फंगस है, बहुत ही सीरियस मैटर जो है हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में, ये जो आजकल देखने को मिल रहा है, बहुत सीवियर हो गया है। ये हमने पहले भी आपसे चर्चा की है कि ये जो ब्लैक फंगस है पहले भी था, बट इतना सीवियर या इतना कॉमन नहीं था। पहले पेशेंट्स लाइक जिनका ट्रांसप्लांट हुआ है, लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, जो अनकंट्रोल्ड डायबिटिक पेशेंट्स हैं, या जिनको किडनी या हार्ट प्रॉब्लम है, या लो इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग पे हैं, या उनको कीमो कैंसर थेरेपी चल रही है, जिन पेशेंट्स में इम्यूनिटी इतनी लो हो जाती है, उन्हीं पेशेंट्स में हमें ये देखने को मिलता था। लेकिन आजकल कोविड के बाद इन पेशेंट्स में लो इम्यूनिटी की समस्या देखी गई है, जिसकी वजह से ये ब्लैक फंगस काफी पेशेंट्स में देखा गया है। ये पेशेंट जो ब्लैक फंगस है, इसका जो ट्रीटमेंट है, यदि ये बहुत सीवियर यदि स्प्रेड हो जाता है तो बहुत मुश्किल है इसमें बचाना, इसलिए इसकी मृत्यु दर काफी हाई है। इसमें अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली ट्रीटमेंट ही इससे हम लड़ सकते हैं, इससे हम ट्रीटमेंट ले तो इससे बचा जा सकता है, वरना इसकी मोर्टेलिटी बहुत हाई है। तो आपको बिल्कुल ही, यदि आपको नमनेस है, पेन है, रनिंग नोज है, या स्वेलिंग है फेस पर, या क्रस्टिंग है, नेजल ब्लीड है, तो आप तुरंत अपने स्पेशलिस्ट के पास जाकर उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। यदि इसे MRI करवाएं, एंडोस्कोपी करवाएं, तथा इसका स्वैब कल्चर लें और माइक्रोबायोलॉजी में इसका टेस्ट कराएं, सो दैट आप जल्दी से उसको पता लगा सकते हैं कि आपको ब्लैक फंगस है कि नहीं। इसमें देरी ना करें, जितना जल्दी आप डायग्नोज कर पाएंगे उतना जल्दी आप ट्रीटमेंट ले पाएंगे।
तो आप इससे बच सकते हैं। ठीक है डॉक्टर, अपनी डाइट का जैसा ध्यान आपने रखें। बताया ये किस फंगस तरीके जो से है हम ये मॉइस्चर समझ सकते हैं environment कौन में से रहता इसके है। सिम्टम्स ये और non- क्या कोई तरीका है ये जांच करने का खुद में ही कि हाँ आपको ब्लैक फंगस हो सकता है? डॉक्टर से जाहिर सी बात है मिलना होगा, टेस्ट भी कराने होंगे, लेकिन कैसे एक मरीज को ये समझ आ जाना चाहिए कि वो हो सकता है कि ब्लैक फंगस का मरीज हो, ब्लैक फंगस का शिकार हो गया हो? सबसे पहले तो यदि आप कोरोना ग्रस्त हुए हैं और आपने स्टेरॉइड्स या अदर इन्फेक्शन या हॉस्पिटलाइज हुए हैं या नहीं भी हुए हैं, तो आप मान के चलिए आपकी इम्यूनिटी बॉडी की कम है। यदि आपको ये साइन सिम्टम्स होते हैं, यदि पेन होता है, फेशियल स्वेलिंग होती है, रनिंग नोज होती है या क्रस्टिंग होती है या आपको सुन्नपन रहता है, तो आप जरूर अपने ENT स्पेशलिस्ट से जाके मिले। भले ये म्यूकर नहीं है, लेकिन आपको पता चलेगा कि है कि नहीं। मान लीजिए है तो उसके लिए MRI या एंडोस्कोपी करा के आप डायग्नोज कर सकते हैं। कई पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिनको ये भय है कि मुझे ब्लैक फंगस तो नहीं हो गया है, तो वो आते हैं, हम लोग उनका टेस्ट करते हैं और वो जब नेगेटिव निकलता है तो पेशेंट को काफी रिलीफ मिलता है, तो वो एक बार टेंशन फ्री हो जाते हैं। तो आप यदि ये सिम्टम्स हैं तो आप ये बिल्कुल इसको इग्नोर ना करें और जाके प्रॉपर इसका इलाज लें और उसको जरूर चेक कराएं। ठीक है डॉक्टर SK सक्सेना, इस बीमारी के लिए जो इंजेक्शन दिए जाते हैं, 2 ही इंजेक्शन है, एंटी फंगल इंजेक्शन, उसकी बहुत ज्यादा कमी देश में देखने को मिली है। मतलब जितनी ज्यादा डिमांड है उसका 10% भी अभी देश में मौजूद नहीं है। कैसे हम इस बीमारी से बचाव कर सकते हैं? हालांकि इंदौर में एक कंपनी है, उसे लाइसेंस मिल गया, उसके बारे में भी बातचीत करेंगे, लेकिन कैसे इस बीमारी से खुद का बचाव किया जा सकता है कि इस बीमारी से आपको जूझना ही ना पड़े? और अगर आप संक्रमित हो भी जाते हैं, माफ कीजिएगा, अगर आप ब्लैक फंगस का शिकार हो भी जाते हैं, तो कैसे हम खुद को बचाएं? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि ब्लैक फंगस, जिसको हम ROCM भी कहते हैं, राइनो ऑर्बिटल सेरिब्रल म्यूकोरमाइकोसिस, इस नाम से भी ये जाना जाता है। और अभी मैडम ने बताया ये आपको काफ़ी डिटेल में कि क्या क्या उसके साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। और ये सबसे बड़ी चीज़ इसमें जो देखने को मिली है वो ये है कि जिनको कोविड था उनको भी हो रहा है पोस्ट कोविड फेज में या कोविड के दौरान, और जिनको कुछ नहीं था, जिनको मतलब कोविड भी नहीं था, उनको इम्यूनिटी भी उनकी कम नहीं थी, कोई इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट नहीं थे, कोमॉर्बिडिटीज़ भी नहीं थी। ऐसा नहीं कि पुराने पेशेंट हो जिनको डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो या उनको हार्ट प्रॉब्लम हो या उनका ट्रांसप्लांट हुआ हो, ऐसी भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिए गए हों, ऐसा भी कुछ नहीं। सीधे पेशेंट जो है हॉस्पिटल में उन्होंने भी रिपोर्ट किया है जिन्होंने ना ऑक्सीजन ली है ना वेंटिलेटर पे भी रहे हैं। वैसे देखा जाए तो ये एक ब्लैक फंगस है जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन जो रहती है आपकी नेजल म्यूकोजा, वहाँ पे ये ग्रो होता है। या ये कहें कि मुंह के अंदर भी जो है, यदि मान लीजिए जिस तरीके से बरसात में एक ब्लैक फंगस होता है ना, इट इज़ लाइक दैट, जो कि ये फंगस जो है जिसको हम म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं, ये यदि हाइजीन प्रॉपर नहीं है और या आपकी नाक में म्यूकस जमा रहता है, ब्लॉक रहती है नाक पर लंबे समय तक, या लंबे समय तक नमी रहती है, तो इसकी पैदाइश ज़्यादा होती है। और जिसके कारण ये जो है ब्लैकनिंग शुरू होती है, जिसमें आपकी नाक में सूजन आ सकती है, दांतों में दर्द हो सकता है, आंखों के पास दर्द हो सकता है, आई बॉल आपका वो सूज सकता है, आई बॉल बाहर आ सकता है, सर में दर्द हो सकता है, और आपकी जो वेसल्स होती हैं उसमें सूजन के कारण क्लॉट भी बन जाते हैं, जिससे कि पूरी ब्लड सप्लाई वहाँ की कट ऑफ हो जाती है। और इसके बाद फिर यह है कि आपको ऑपरेट करना पड़ता है, डिसफिगरमेंट होता है बॉडी का, या तो आँख निकालिए या जो काला पड़ गया है वो चीज़ निकालिए। ये चीज़ चूंकि कोविड के समय ये ज़्यादा आई है, तो हम इसको कोविड को एट्रीब्यूट कर रहे हैं कि कोविड के कारण ये हो रहा है। ऐसा नहीं है, ये पहले भी होता था और पहले भी देखा गया है। लेकिन ऑल ओवर इंडिया में यदि आप कंपेयर करेंगे तो हार्डली ये पूरे इंडिया में मुश्किल से आपके 50-100 केस भी आपको साल भर में नहीं मिलते थे, जहां 1000 केस आपको इस समय मध्य प्रदेश में मिल रहे हैं। तो ये जो दवा बनाने वाली कंपनी है, ये कभी इतनी दवा बना के रखती ही नहीं थी। और आज जिनको आपने लाइसेंस देके आपने बनाने की बात करी है, तो उनको भी लाइसेंस मिलने से खाली दवा नहीं बन जाती, क्योंकि उसके लिए रॉ मटेरियल उनको करना पड़ेगा, उनको बनाने के पहले सारी
प्रिकॉशंस लेनी पड़ेंगी। और जब मटेरियल बनेगा तो उसका R&D भी होता है, उसका टेस्ट वगैरह भी, क्वालिटी असेसमेंट भी करना पड़ता है, और फिर ड्रग कंट्रोलर जो है उसको चेक करें, और चेक करने के बाद वो मार्केट में दिया जाता है। तो ये प्रोसीजर इतना बिल्कुल, यानी कि पूरा लंबा प्रोसेस है और उस प्रोसेस को फॉलो करना ही होगा। ठीक है डॉक्टर, बना के आपको दे देगा। ठीक है डॉक्टर, लौटूंगी आपके पास। डॉक्टर RKS धाकड़ भी हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर आपके पास भी आऊंगी और इस बीमारी को लेकर तमाम हम पहलुओं पर चर्चा भी करेंगे। लेकिन एक कंपनी जिसे लाइसेंस मिल चुका है, कैसे इंजेक्शन बनाने का प्रोसेस होगा और कितना ज्यादा ये इस वक्त में कारगर हो सकता है, उससे जुड़ी हुई एक रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। ब्लैक फंगस की बढ़ती फांस, लोगों की थम रही है सांस। कोरोना के बीच अगर ब्लैक फंगस ने दस्तक नहीं दिया होता तो शायद राज्य सरकारें अनलॉक में और ज्यादा छूट दे सकती थी, लेकिन जिस तरह से इसका दायरा बढ़ रहा है उससे स्वास्थ्य विभाग भी सहमा हुआ है और इसीलिए छूट को लेकर सरकार के कदम भी ठिठक गए। आंकड़े बताते हैं कि मध्य प्रदेश में ब्लैक फंगस के 1000 मरीज हैं। 5 शासकीय अस्पतालों में मरीजों का इलाज चल रहा है। 57 मरीजों का इलाज निजी अस्पतालों में हो रहा है। अब तक 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे बड़ी चुनौती ब्लैक फंगस की दवा को लेकर है, क्योंकि देश भर में ब्लैक फंगस के 20,000 मरीज हैं। कुल मांग का 10% भी इंजेक्शन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। 7 राज्यों में ब्लैक फंगस के सबसे ज्यादा मरीज हैं। इन 5 राज्यों में मध्य प्रदेश भी शामिल है। अब ब्लैक फंगस दिमाग में पहुंच रहा है। इंदौर में 15% मरीजों के दिमाग में ब्लैक फंगस पहुंच चुका है। आशंका जताई जा रही है कि अगर इसी तरह मरीजों की संख्या बढ़ती रही तो इससे निपटना और मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पहले से एम्फोटेरेसिन B इंजेक्शन की किल्लत है। हालांकि एक अच्छी खबर यह भी है कि ब्लैक फंगस से बचने में उपयोगी एम्फोटेरेसिन B इंजेक्शन अब इंदौर में ही बनेगा। ड्रग कंट्रोलर ने मॉडर्न लैब को इंजेक्शन बनाने की मंजूरी दे दी है। एक सप्ताह में कच्चा माल आते ही उत्पादन भी शुरू हो जाएगा। 15 से 20 जून के बीच इंजेक्शन बाजार में उपलब्ध होने की उम्मीद है। हर दिन 10,000 इंजेक्शन बनाए जा सकेंगे। अनुमानित तौर पर इंजेक्शन करीब 3,000 रुपए का होगा। खास बात यह है कि इंजेक्शन ब्लैक के साथ व्हाइट और येलो फंगस के इलाज में भी कारगर है। यानी अगले 1 महीने में ब्लैक फंगस में कारगर इंजेक्शन एम्फोटेरेसिन B इंजेक्शन की दिक्कत नहीं होगी। प्रदेश के सभी अस्पतालों में इसकी उपलब्धता होगी। मगर जब तक इंजेक्शन की उपलब्धता सुलभ नहीं हो जाती है तब तक सरकार तो सतर्क है ही, लोगों को भी सचेत रहना होगा, वरना एक छोटी सी लापरवाही भी जान पर भारी पड़ सकती है। क्योंकि जानकार बताते हैं कि फंगस नाक और साइनस में खून की सप्लाई बंद कर देता है, जिससे नाक का हिस्सा डेड हो जाता है। खून की नलियों का रास्ता बंद कर देती है। अगर नहीं हटाने पर इंजेक्शन काम नहीं करता। पहली स्टेज पर रोकने से ये आंखों तक पहुंच जाता है। इसीलिए डॉक्टर बार बार अलर्ट रहने की सलाह दे रहे हैं ताकि समय रहते ब्लैक फंगस का इलाज हो सके। टीम न्यूज स्टेट। तो ब्लैक फंगस को कुछ राज्यों में महामारी भी घोषित कर दिया गया है, क्योंकि इसके बहुत ज्यादा केसेस अब सामने आ रहे हैं। लगातार डॉक्टर्स हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर RKS धाकड़ जी, आप ही के पास आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ज्यादातर बीमारी के स्टेजेस होते हैं, तो क्या इस बीमारी के भी स्टेजेस हैं कि अगर आपने फर्स्ट स्टेज में डॉक्टर को दिखा लिया तो स्थिति संभलेगी? सेकेंड स्टेज क्या है, थर्ड स्टेज क्या है, क्या स्टेजेस हैं इस बीमारी में? ये अगर इनिशियल स्टेज में, शुरुआत में अगर पकड़ में आ जाती है, डायग्नोस हो जाती है, तो शुरुआत में इसका जो हमारे ENT सर्जन है वो डिब्राइडमेंट कर देते हैं। बेसिकली दवाई इसकी सपोर्टिव है, लेकिन मुख्य है वो बार बार डिब्राइडमेंट है, तो उसको हटाना, सर्जरी, ऑपरेशन करना, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है इसमें। तो उसके बगैर ये नहीं जा सकती कि अपन सोच लें कि सिर्फ दवाई से ये ठीक हो सकती है, वो नहीं है। सर्जरी का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। तो अगर शुरू में ये डायग्नोस हो जाती है तो ENT सर्जन उसमें डिवाइड करते हैं, नाक में या फिर साइनस में जहाँ पे ये फंगस ग्रो करती है उसकी सफाई करके उसको वॉश आउट कर देते हैं। तो इसकी जो संख्या है वो बहुत कम हो जाती है। ठीक है डॉक्टर सोनाली, कोविड के बाद ज्यादातर देखा गया है ब्लैक फंगस अपने पैर पसार रही है उन्हीं पेशेंट्स में जो कोविड से रिकवर हुए हैं। तो कोविड से रिकवर होने के बाद क्या अपने खान पान में या फिर अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए कुछ ऐसा किया जा सकता है जिससे कि पेशेंट ब्लैक फंगस का शिकार ना हो? यानी कि कोरोना से ठीक होने के बाद और ब्लैक फंगस होने से पहले पेशेंट क्या कर सकता है?
देखिए, मैंने पहले भी कहा है, ये एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। मतलब ऐसा नहीं कि मेरे पास वाले व्यक्ति को यदि फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो मुझे भी हो जाएगा। ये जो फंगल है अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है। जब आपकी बॉडी की, ये सॉइल में है, एवरीवेयर फंगस इज देयर, सब जगह फंगस अवेलेबल उपस्थित होती है, लेकिन इन्फेक्शन उन्हीं पर्सन्स को होता है जिनकी इम्यूनिटी कम हो गई है, जिनके लाइक कोविड के बाद पोस्ट कोविड जो इम्यूनिटी कम हो रही है, इसलिए ये इन्फेक्शन हो गया है। तो आपको सबसे पहले बहुत आपको साफ सफाई का एंड अपने न्यूट्रिशन का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ये जो फंगस है मॉइस्चर में, नमी में ज्यादा फैलता है, तो आपको जैसे मास्क बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सैनिटाइज करने होंगे, उनको मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए, उनमें धूप में सुखाएं, अच्छे से वॉश करें, ज्यादा एसी में ना रहें, आप अपनी खान पान बना के रखें, हाइड्रेशन मेंटेन रखें, इम्यूनिटी बूस्टर्स ले, हाई प्रोटीन डाइट ले, जिससे कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बनी रहे। इरेशनल यूज ऑफ स्टेरॉइड्स अवॉइड करें। यदि आप स्टेरॉइड्स पे हैं तो अपनी शुगर लगातार मॉनिटर करते रहें, शुगर हाई है तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप मेडिसिन लेते रहें। अननेसेसरी ओवर जिंक का यूज ना करें। मैं आपको बताना चाहूंगी, जिंक से फंगल इन्फेक्शन नहीं होता है। जिंक हाई बॉडी में आयरन की मात्रा होती है, उससे फंगल इन्फेक्शन के चांसेस अभी प्रूव हुए हैं, लेकिन जो जिंक है वो आयरन का ऑब्जॉर्प्शन बॉडी में बढ़ा देता है, उसको आयरन का सप्लीमेंट बॉडी में बढ़ा देता है। इसलिए ओवर यूज ऑफ जिंक इज ऑल्सो अ कॉज ऑफ फंगल इन्फेक्शन। सो आप ये सब चीजें ध्यान रखें। साफ सफाई का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, वो आप ध्यान रखें। धूप में सुखाएं, घर वेंटिलेट होना चाहिए, ऐसा नहीं एक ही बंद कमरे में आप रहें। कपड़े आपके सारे बेड्स एंड सब धूप में सूखें। जैसे कि आप देखते हैं जब भी बरसात का मौसम आता है, फंगल इन्फेक्शन इवन खाने में एंड ऑल, फंगल इन्फेक्शन की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। इसी तरह बॉडी में फंगल इन्फेक्शन, आपकी इम्यूनिटी लो हो या मॉइस्चर की ज्यादा मात्रा हो तो ये फंगल इन्फेक्शन होता है। ठीक है। तो आपको ये सब सावधानियां बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा, इम्यूनिटी बढ़ानी पड़ेगी। यस, ठीक है डॉक्टर एस.के. सक्सेना जी, कहा यह जा रहा है इस बीमारी में जो कोरोना के पेशेंट रहे जिन्हें स्टेरॉइड की मात्रा ज्यादा दे दी गई, उनमें ब्लैक फंगस देखा गया है। जब ये रिसर्च सामने आई उसके बाद स्टेरॉइड को अब लिमिटेड उसमें दिया जा रहा है, लेकिन स्टेरॉइड देने के साथ साथ शुगर के पेशेंट्स में भी ये देखने को मिल रहा है। क्या इसके अलावा कोई और बीमारी भी है जिन पेशेंट्स में ब्लैक फंगस के केसेस सामने आ रहे हैं? देखिए, कोविड में जो पेशेंट को ब्लैक फंगस हुआ उसके 2-3 रीजन हैं। एग्जैक्ट तो नहीं है, लेकिन स्टेरॉइड इज वन ऑफ देम। जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज थे वो, नंबर 3 जो वेंटिलेटर्स पे रहे या जिनको हाई फ्लो ऑक्सीजन दिया गया। एक्चुअली हुआ क्या है कि शुरू में जो ऑक्सीजन जिन लोगों को दिया गया है, जिन्होंने घर पे ले लिया है, तो ये असेस करना बड़ा मुश्किल है कि जो ऑक्सीजन को ह्यूमिडिफाई करके ऑक्सीजन देते हैं, जो पानी यूज करते हैं वो पानी स्टेराइल था या नहीं। ऐसा तो नहीं, उस पानी में फंगस था और वो ऑक्सीजन कंटेनर्स जो पेशेंट को गई है तो उसमें वो फंगस गया और जिसके कारण ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। तीसरी चीज ये है कि जो ऑक्सीजन सप्लाई, जो ऑक्सीजन के सिलेंडर आए हैं, उनके बारे में ये कहना मुश्किल है कि इनिशियली इतनी आपाधापी थी ऑक्सीजन शॉर्टेज की, और जिस तरीके से ऑक्सीजन एकदम जिसको जहां से मिलती थी वो ले आता था, तो उनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड हाइजीन, ये तीनों चीजें प्रॉपरली देखी गई या नहीं देखी गई। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि कहीं इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन जो है, घर पे लोग सिलेंडर खरीद के ला रहे थे, उन्होंने ऑक्सीजन के नाम पे उनको इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन मिल गई हो, वो उन्होंने लगा ली हो और वो बता नहीं रहे हो और उनको ये ब्लैक फंगस हो गया। या हॉस्पिटल तो क्या डॉक्टर इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन वाली बात जो आप कह रहे हैं, क्या ये भी एक वजह हो सकती है? क्योंकि पिछले वक्त में हमने ये भी बहुत अच्छे से देखा है कि ऑक्सीजन की कितनी किल्लत रही है, ऑक्सीजन आसानी से लोगों को मिली नहीं है। जी हाँ, उस आपाधापी में भी एक ये कारण हो सकता है, क्योंकि प्राइवेटली लोग जो अपने ऑक्सीजन सिलेंडर लेके आ रहे थे
वो नहीं मालूम कि वो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन ला रहे थे या मेडिकल ऑक्सीजन ला रहे थे, क्योंकि वो तो छोटे सिलेंडर कहीं से भी भरवा के ले आ रहे थे। तो वो कौन सी ऑक्सीजन भर के आ रही थी? क्योंकि जो मेडिकल ऑक्सीजन होती है, इसके जो सिलेंडर्स होते हैं उनका प्रॉपर हाइजीन मेंटेन होता है, उनको प्रॉपर जो है रिफिल किया जाता है। ऑक्सीजन की जो परसेंटेज है वो 99% प्योर होती है, 99.5% प्योर ऑक्सीजन होती है, और जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन होती है वो 93.5 के आसपास उसकी प्योरिटी होती है, और उसमें दूसरी गैसेस भी रहती हैं। तो ये एक ऐसी चीज है, दूसरी गैसेस के कॉम्बिनेशन में और अनस्टेराइल वाटर के यूज के कारण भी ये बीमारी लोगों को हो सकती है। ये ठीक है, स्टेरॉइड इज वन ऑफ द रीजन, लेकिन इसको भी हम ओवरलुक नहीं कर सकते। कंप्रोमाइज आपकी जो इम्यूनिटी है उसको भी, आपकी जो मॉर्बिड डिसीजेज हैं उसको भी हमको साथ में लेना होगा। लेकिन जब कुछ लोग ऐसे आ रहे हैं जिनको कोई बीमारी नहीं हुई, एज पर देयर स्टेटमेंट कि हमको कुछ नहीं था साहब, हमको ये नाक में कालापन आ गया और ये बढ़ रहा है और ये उनको ब्लैक फंगस डिटेक्ट हो रहा है, तो इसके दो मतलब निकलते हैं कि ये जो ब्लैक फंगस है ये या तो इसके साथ में कोविड के साथ में एटमॉस्फेयर में आ गया है, वैसे भी नॉर्मल कोर्स में, तो ये इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, दैट इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि वी मस्ट लुक कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन तो कहीं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो रहा है। जो इस तरीके से ऑक्सीजन का यूज हो रहा है, जिस तरीके से वेंटिलेटर और जिस तरीके से जो यूज्ड मटेरियल बाहर फेंका जा रहा है, जिसका कि प्रॉपर डिस्पोज ऑफ होना चाहिए और वो नहीं हो रहा हो, और वो एटमॉस्फेयर में आके पॉल्यूशन कर रहा हो, और इस तरीके से ये एक रिसर्च और कंटिन्यूस स्टडी इस पे होना चाहिए। एक्चुअली दिस नीड्स ए कंटिन्यूस स्टडी एंड रिसर्च। कॉलेजेस को इन पे ध्यान देना होगा। ठीक है डॉक्टर आरकेएस धाकड़, कैसे इस ब्लैक फंगस की शुरुआत होती है? नाक के जरिए ये शुरुआत करता है, धीरे धीरे ब्रेन पर पहुंचता है, जिस तरीके की रिसर्च अभी तक सामने है, उसके बारे में थोड़ा डिटेल समझने की कोशिश करेंगे डॉक्टर। देखिए, ये फंगस जो है ये एनवायरनमेंट में ऑलरेडी मौजूद है। ये कोई ऐसी नई चीज नहीं है कि अभी आ गई, ये एनवायरनमेंट में रहता है और सभी लोगों के आसपास इसको अपन मानते हैं कि कमेंसल टाइप का एक फफूंदी है। परंतु जिन लोगों की इम्यूनिटी डाउन हो जाती है उसके कई कारण हो सकते हैं। अभी हम मान रहे हैं कि कोविड में, अभी रिसर्च के बाद पता चलेगा कि कोविड के दौरान क्या उस वायरस का कोई इफेक्ट हुआ जो इसके खिलाफ जो सेल्स बॉडी में लड़ते थे, या फिर स्टेरॉइड की वजह से हुआ, या जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि ऑक्सीजन की इम्प्योरिटी की वजह से हुआ, या जो फ्लोमीटर में पानी भरते थे। मैंने इसको देखते हुए मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरे अस्पताल में 4000 से ज्यादा मरीज भर्ती हुए यहाँ पर, और अभी तक मात्र 5 मरीजों में ब्लैक फंगस डायग्नोस हुआ है। तो जो 60 पेशेंट एडमिट है अभी, वो सब बाहर से रेफर हुए पेशेंट। तो हमने तत्काल प्रिकॉशन लेते हुए सारे फ्लोमीटर्स में टैप वाटर नहीं भरा, उनको स्टेलाइज करा के उसमें डिस्टिल वाटर डाला, और स्टेरॉइड भी बिल्कुल प्रिस्क्राइब फॉर्म में ही इस्तेमाल हुआ है। बाकी किस वजह से हुआ ये देखना पड़ेगा अभी, परंतु ये बात सही है इसी वजह से हो सकती है। कुछ और दूसरी बीमारियों के जो पेशेंट हैं उनमें भी ये हो जाता था। तो शुरुआत इसकी कहीं ना कहीं जिनकी इम्यूनिटी कम होती है उनकी नाक में या जो मॉइस्ट एरिया रहते हैं वहां पर धीरे धीरे ये फंगस ग्रो करती है, और ग्रो करके बढ़ती जाती है, और जो टिश्यू है उसके अंदर ये ग्रो करके उसकी जो हल्की ब्लड सप्लाई है उसको कंप्रोमाइज कर देती है। तो उतना टिश्यू है वो डेड हो जाता है, और ये अगर इसको उसी जगह लेवल पर रोका नहीं जाए तो ये बढ़ती जाती है। नाक के फिर जो साइनस होते हैं हमारे, साइनसिस में चली जाती है, और कभी कभी ये आई में और फिर ब्रेन तक ग्रो कर जाती है। ठीक है डॉक्टर सोनाली, कौन सी ऐसी बीमारी के पेशेंट्स हैं जिनको ब्लैक फंगस होने का खतरा सबसे ज्यादा है, शुगर के अलावा? पेशेंट्स जिनका लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, पेशेंट जो इम्यूनो सप्रेसेंट मेडिसिन पे हैं, जो कैंसर थेरेपी ले रहे हैं, जिनको अनकंट्रोल डायबिटीज जैसा आपने कहा वो है,
या फिर जिनकी बॉडी की इम्यूनिटी कम है, लिवर डिजीज है, किडनी डिजीज है, हार्ट डिजीज है, या कोई लंबे अर्जे से जो मेडिसिन पे है, जिनकी इम्यूनिटी लो हो चुकी है, उन पेशेंट्स को यूजुअली ये फंगल इन्फेक्शन देखने को मिलता है। ठीक है डॉक्टर। डॉक्टर एस के सक्सेना, आमतौर पर हम देख रहे हैं कोविड का एक साइकिल है, मतलब एक कुछ दिन का साइकिल है, वो साइकिल अगर खत्म हो जाता है तो पेशेंट धीरे धीरे ठीक हो जाता है, अगर उतने दिन में उसकी तबीयत ना बिगड़े। तो क्या इस बीमारी का भी कोई साइकिल है? देखिए, इस बीमारी की कोई साइकिल नहीं है। इस बीमारी की स्टेजेस होती हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज। अभी दोनों ने इसी के बारे में बताया कि नेजल पैरानेजल साइनसिस दैट इज फर्स्ट स्टेज, ऑर्बिट आंख के वहां पे दैट इज सेकंड स्टेज, ब्रेन दैट इज थर्ड स्टेज, और उसके बाद पूरा सीएनएस सिस्टम आपका पैरालिसिस और ये सब वो डिस्टेंस उसके वो अदर ऑर्गन से अफेक्ट हो दैट इज फोर्थ स्टेज। ठीक है तो ये डॉक्टर। स्टेजेस हैं जो कि डिफाइन की गई है। हाँ। इसको यदि हम फर्स्ट स्टेज में ही अरेस्ट कर लेते हैं तो हम इसको प्रभावी नियंत्रण इसके ऊपर कर सकते हैं। और फर्स्ट स्टेज में इसको कंट्रोल करना मतलब आपका इन्फेक्शन नेजल और पैरानेजल साइनसिस तक नहीं जाए, उससे आगे किसी भी कीमत पे नहीं बढ़े, तो आपकी आंख बच जाएगी। ठीक है डॉक्टर। आपका जो भी कुछ है वो फेस का वहां पे आप डिब्राइडमेंट करके और उसको पूरा निकाल देंगे। लेकिन ठीक है, तो ब्लैक फंगस कितना खतरनाक है और इससे कैसे आप खुद को बचा सकते हैं, इसी पर बातचीत करने के लिए डॉक्टर्स लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर एस के सक्सेना जी, अगर देखें तो फंगल इन्फेक्शन कई बार पेशेंट्स में हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन से ब्लैक फंगस कितना ज्यादा अलग है? एक तरीके का फंगल इन्फेक्शन ही है, लेकिन हम आमतौर पर देखते हैं लोगों को फंगल इन्फेक्शन की परेशानी होती रहती है, लेकिन ब्लैक फंगस उससे कितना अलग है? देखिए, ये एक सीरियस प्रॉब्लम है। नॉर्मल फंगस जो है वो आपको डिसफिगरमेंट नहीं करता, डिसकलरेशन जरूर करता है। ये जो है डिसफिगरमेंट करता है आपको, और ये प्रोग्रेसिव है। दूसरा जो है प्रोग्रेसिव और लीथल नहीं है, ये प्रोग्रेसिव भी है, लीथल भी है, मतलब आपके बॉडी को उस पार्ट को पूरा खत्म ही कर देता, मार देता वो जिस एरिया में जाता है। इसके लिए बहुत जरूरी ये है कि हम ये देखें कि इसका एक तो कारण क्या है, उसको एनालाइज करें पूर्ण रूप से कि कोविड के कारण है, नॉन कोविड के कारण है, या इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट है, या उसको कोमॉर्बिडिटीज है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, या ट्रांसप्लांट हुआ है। ये सारे फैक्टर को आपको एनालाइज करना होगा। इसके साथ साथ हमको दूसरी चीज ये देखना पड़ेगी कि यदि कोविड है तो उसको क्या ड्रग्स दिए गए हैं। जैसे आपको बताऊं, टोसिलिजुमेब है, तो यदि ये ड्रग यूज करते हैं तो इसके बाद भी कई बार ब्लैक फंगस होने के चांसेस रहते हैं। तो हमको जुडिशियस यूज ऑफ ऑक्सीजन, जुडिशियस यूज ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंड जुडिशियस यूज ऑफ दीज ड्रग्स हमको करना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि हम प्रोफाइलेक्टिकली पोसाकोनेजोल जो कि एंटी फंगल है, इसको यदि हमको लगता है किसी को होने वाला है तो उसको पहले से शुरू कर दें, जिससे कि वो फंगल जो है आगे नहीं बढ़ पाए। इन सब के साथ हमको जो और इम्पोर्टेंट चीज है वो हमको दो चीजों में डिवाइड करनी पड़ेगी। एक है अवेयरनेस, एजुकेशन, दैट इज पोस्ट कोविड हमको जो है मैं एजुकेट करना पड़ेगा पेशेंट को कि भाई तुम यहाँ से जा रहे हो, तुम्हारे को कहीं भी कालापन चेहरे पे, नाक में थोड़ा सा भी दिखे तो उसको तो बहुत गंभीरता से लेना, उसको ऐसा नहीं कि आप उसको छोड़ दो, जिससे कि वो बीमारी आपके आगे नहीं बढ़ पाए। चेहरे पे कहीं सूजन आए, दांतों में कोई तकलीफ हो, आंख में कोई तकलीफ हो, तो आप इमीडिएट आके रिपोर्ट करें। होता क्या है, लोग घर पे बैठे बैठे अरे दांत में दर्द हो रहा है, नाक में जरा सा ये हो रहा है, तो खुजाते रहेंगे, ये करते रहेंगे, वो करते रहेंगे, या किसी और को दिखा के डायरेक्ट मेडिसिन लेते रहेंगे। तो इस तरीके से नहीं करें। इसमें एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, अवेयरनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जरा सा भी कुछ होता है तो इमीडिएट हमको डायग्नोस्टिक नेजल एंडोस्कोपी करके और वहां पे डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक सर्जरी करना जरूरी रहता है, तो उसको करें, उसका बायोप्सी कराएं। एक एक स्टेप और एक एक दिन इसमें बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये है कि इनिशियली इस चीज को पकड़ा जाए
तो दवा भी कम लगेगी, हॉस्पिटल स्टे भी कम होगा, डिसफिगरमेंट भी कम होगा। लेकिन इसमें आदमी को बहुत सावधानी बरतना पड़ेगी, जागृत रहना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर। डॉक्टर RKS धाकड़ जी, कई तरीके के अब इन्फेक्शन सामने आ रहे हैं। वाइट फंगस की भी खबरें सामने आई हैं, येलो फंगस की भी खबरें सामने आई हैं, ब्लैक फंगस की तो हम बातचीत कर ही रहे हैं। किस तरीके से सारे फंगस एक दूसरे से अलग हैं और क्या क्या इनका प्रभाव है? देखिए, फंगस है, इसका कलर और उससे कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है, क्योंकि ये वहां जाके अपनी जैसी कॉलोनी डेवलप करते हैं तो उसका कलर डिफरेंट होता है। अदरवाइज फंगस तो एक ही है, इनकी अलग अलग जातियां हैं, पर इनका जो मूल रूप से ग्रो करने का जो कारण है, जैसे आप मान लीजिए कि जंगल में सूखी पत्तियां, लकड़ी ऐसे गिर जाती है, उसके ऊपर फफूंदी उगती है, वैसे ही जब इंसानी शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम डाउन होता है तो फिर ये अलग अलग तरह के, जिसमें चाहे अपन ये म्यूकर माइकोसिस जिसको अपन ब्लैक फंगस बोलते हैं वो ग्रो कर जाती है, कैंडिडा एल्बिकस जिसको कैंडिडियासिस बोलते हैं वो एक वाइट फंगस की तरह होती है, और भी अलग अलग कलर हैं इनके येलो फंगस। जो फंगस है ये फंगस है जिसमें तो क्या डॉक्टर ये जो सारे फंगल इन्फेक्शन है ये क्या सिर्फ इन्हीं वजहों से होते हैं, यानी कि होने की वजह सिर्फ इम्यूनिटी कम होना है, या फिर अलग अलग वजह हैं हर फंगस के होने की? तो देखिए, ये इसकी वैरायटी है अलग अलग, परंतु मूल कारण जिसको इम्पोर्टेंट रीजन जिसको अपन कहें वो यही है कि किसी भी स्थिति में जब व्यक्ति की इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, इस तरह के फंगस आपने देखे होंगे कई बार लोगों के मुंह में सफेद छाले हो जाते हैं, तो वो पेशेंट तो कभी HIV से ग्रसित हो या कुछ पेशेंट्स को कैंसर की लंबे समय तक कोई थेरेपी चलती रही हो, या कुछ किडनी डिजीज के पेशेंट हो, तो ओवरऑल जब शरीर की बड़ी लंबी बीमारियां होती हैं उन वजह से जब उनके इम्यून सिस्टम डाउन होते हैं तब इनको मौका मिल जाता है और ये मौका पाकर अपनी कॉलोनी बना लेती है वहां पर और ये ग्रो कर जाती है। बाकी नॉर्मली ये फंगस आम लोगों के शरीर में, हम अपन लोगों के शरीर में भी कहीं ना कहीं ये घूमते रहते हैं और निकल जाते हैं। ठीक है डॉक्टर। डॉक्टर सोनाली, अब उपचार के बारे में बात करेंगे। उपचार क्या है इस बीमारी का, कैसे हम इसे ठीक कर सकते हैं? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि हम इसको जो फंगल इन्फेक्शन है उसको कलर में डिवाइड ना करें। इसको हम पहले डायग्नोज करें कि किस तरह की फंगस है। म्यूकर माइकोसिस है, म्यूकर सेप्सिस है, एस्परजिलस है, कैंडिडियल फंगल इन्फेक्शन है, ये है क्या, उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट प्लान करें। जैसा कि सर ने बताया है कि पहले इसका स्वैब कल्चर टेस्ट होता है तथा उसका कल्चर होता है, उससे डायग्नोज होता है किस तरह का ये फंगस है। येलो फंगस हम उसको बोलते हैं जो फंगस जो पस क्रिएट करती है। म्यूकर ब्लैक फंगस इसलिए है क्योंकि ये ब्लड में ग्रो करती है और नेक्रोसिस डेवलप करती है जिससे वहां टिश्यू जो है सड़ने लगता है। व्हाइट फंगस कॉमनली हम मुंह में देख सकते हैं, वजाइनल इन्फेक्शन में हम व्हाइट फंगस देखते हैं, ये भी सदियों से चला आ रहा है। तो पहले हम डायग्नोज करें ये किस तरह का है, इसको कलर में डिवाइड ना करें, पहले पता करें किस स्पीसीज का फंगल इन्फेक्शन है, क्योंकि कई बार पेशेंट्स हमारे पास डरे हुए आते हैं कि हमें ब्लैक फंगस तो नहीं हो गया, भले वो सिंपल व्हाइट फंगस जिसे हम कैंडिडियल इन्फेक्शन कहते हैं वह है, तो उसमें हमें सिंपल जो एंटी फंगल ड्रग अभी तक अवेलेबल है उससे हमें काम चल सकता है। लेकिन यदि यह म्यूकोर निकलता है तो हमें एक्सटेंसिवली एम्फोटेरिसिन बी और इसका प्रयोग से करना चाहिए। तो सेल्फ मेडिकेशन ना करें। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है, सबसे पहले आप ENT स्पेशलिस्ट के पास जाएं, वो आपको चेक करते हैं, स्वैब कल्चर करते हैं जिसकी रिपोर्ट 2-4 घंटे में आ जाती है। वो आप देखें कि किस प्रकार का इन्फेक्शन है, उसके अकॉर्डिंग आप ट्रीटमेंट प्लान करें। यदि म्यूकोर माइकोसिस है उसके लिए लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी एंड डीऑक्सीकोलिक एम्फोटेरिसिन बी, ये 2 तरह की ड्रग है। अदर ड्रग भी है, पोजोकोनाजोल, वो आप स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर एक नई ड्रग आई है आइसेब्यूकोनाजोल, वो एक सस्ती दवाई है, वो हम स्टार्ट कर सकते हैं। पर हमें पता करना बहुत जरूरी है किस तरह का फंगल इन्फेक्शन है। सेल्फ फंगल इन्फेक्शन के डर के मारे आप
खुद से सेल्फ मेडिकेशन ना लें, प्रॉपर उसको पहले जाके डायग्नोज करवाएं, देन यू स्टार्ट योर ट्रीटमेंट। बाकी फंगस होते हैं, व्हाइट फंगस, सिंपल जो कैंडिडियल इन्फेक्शन होते हैं, सिंपल फंगल इन्फेक्शन ट्रीटमेंट से वो ठीक हो सकते हैं। तो पैनिक ना हो, प्रॉपर ट्रीटमेंट लेके प्रॉपर उसका क्योर करें। डॉक्टर, अवेयर है। ब्लैक फंगस के बाद ही हमने केसेस देखे कि व्हाइट फंगस भी सामने आया, येलो फंगस भी सामने आया, जिसके बारे में आपने बहुत अच्छे से बताया। लेकिन इसे थोड़ा और अगर समझने की कोशिश करें तो ये जो इन्फेक्शंस हो रहे हैं, ये जो फंगल इन्फेक्शंस हो रहे हैं, इनकी दवाइयाँ भी अलग अलग हैं, क्योंकि दवाइयों की भी किल्लत देखने को मिल रही है। इतने ज़्यादा इंजेक्शन नहीं है ब्लैक फंगस के मरीजों को, और ये भी नहीं पता है कि एक मरीज को कितने इंजेक्शन लगने हैं। जी बिल्कुल, इसलिए मैंने कहा कि पहले डायग्नोज करें कि किस तरह का फंगस है। यदि आपको म्यूकोरमाइकोसिस है तो आप पहले देखना पड़ेगा पेशेंट की इम्यूनिटी कितनी लो है, अनकंट्रोल शुगर तो नहीं है, कितना स्टेज पे है। जैसा कि हमने देखा ये नेजो ऑक्यूलर सेरिब्रल डिसीज है, तो कहाँ तक इसका एक्सटेंशन है। तो सबसे पहला ट्रीटमेंट होता है डायग्नोसिस, जो कि हम एंडोस्कोप से, नेजल एंडोस्कोप से उसको देखते हैं कि कहाँ तक साइनस तक है, ऑर्बिट तक है, या फिर ब्रेन तक पहुंच चुका है। उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट अपन स्टार्ट करें। यदि बहुत इनिशियल स्टेज पे है तो आप पोसाकोनासोल टैबलेट्स एंड एम्फोटेरिसिन भी कुछ ही दिनों में आप इंजेक्शन और दवाइयों से रिकवर हो सकते हैं। यदि स्प्रेड है, साइनसिस में है, तो उसका डिब्राइडमेंट करना पड़ता है, क्योंकि यदि डिब्राइडमेंट नहीं किया तो एंटीबायोटिक प्रॉपर इफेक्ट काम नहीं करती है। तो डिब्राइडमेंट देन इंजेक्शन आपको लेने पड़ेंगे। सिंपल येलो फंगस जिसे आप बोलते हैं, सैप्सिस है, तो आप उसको क्लीन करें, उसको डिब्राइड करें, एंड देन आप पोसाकोनासोल टैबलेट्स अवेलेबल हैं वो स्टार्ट कर सकते हैं। सिंपल कैंडिडियल इन्फेक्शन है जिसे आप व्हाइट फंगस बोलते हैं, जो कि पहले भी होता था, आज भी होता है। सिंपल जो एंटीबायोटिक एंटी फंगल टैबलेट्स होती है, ट्राकोनाजोल और सिंपल टैबलेट्स, वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहले डायग्नोस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके आधार पर हम लोग ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। क्योंकि एम्फोटेरिसिन भी हम सब में लगाएंगे, अवेलेबल भी नहीं है, इट्स वेरी कॉस्टली, 5 से 7 हजार का इंजेक्शन है, जो कि लंबे समय तक चलता है, और उसमें आपको लिवर फंक्शन, किडनी फंक्शन, इस पे भी डैमेज करता है ये इंजेक्शन। तो आप ऐसे इरेशनल यूज नहीं कर सकते हैं, आपको फंक्शन देखना पड़ेगा। यदि पेशेंट इसको नहीं ले पा रहा है, देन आप यू टर्न टू द पोसाकोनासोल, जो सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, वो आप स्टार्ट करें। वो भी एक स्ट्रिप जो होती है 12 टैबलेट्स का, दैट इज अराउंड 14,000। तो एक पेशेंट में करीब आप समझिए 2 या 3 स्ट्रिप्स लग जाती हैं। तो इस तरह से आप उसका अप्रोच करें। ठीक है डॉक्टर, आपकी की बात को आगे बढ़ाते हुए एसके सक्सेना जी, मैं आपके पास आती हूँ। जिस तरीके से स्टेरॉइड ज्यादा देने की वजह से ब्लैक फंगस हो गया, और अभी अभी डॉक्टर सोनाली ने बताया कि ये जो इंजेक्शंस दिए जाते हैं, पोसाकोनाजोल और एम्फोटेरिसिन भी, क्या इन इंजेक्शंस का भी बुरा असर पड़ सकता है? इनका भी कुछ असर हो सकता है कि अगली नई बीमारी पनप जाए, क्योंकि इस वक्त स्थिति ही ऐसी कुछ चल रही है। देखिए, सोनाली ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है, और उसने एक एक चीज आपको बहुत अच्छी बता दी है। जहां तक सवाल ये है कि ये इलाज जो है कम से कम 8 वीक्स तक चलता है। जब भी म्यूकोरमाइकोसिस होता है, इसका ट्रीटमेंट जो है 8 वीक्स मिनिमम चलता है, जहां तक इंजेक्शन का सवाल है। उसके बाद ये एंटीफंगल ड्रग्स जो हैं उनके द्वारा मैनेज किया जाए, पोसाकोनाजोल वगैरह है, इसको लंबे। लेकिन कोई भी ड्रग लेंगे आप, इसका मेटाबॉलिज्म जो है वो लीवर में होता है। तो ये सारे ड्रग जो हैं, चाहे वो कोविड के हों और चाहे ये ब्लैक फंगस के हों, ये सब हेपेटोटॉक्सिक होते हैं, नेफ्रोटॉक्सिक होते हैं, और इनके ये साइड इफेक्ट होते हैं। इनको लंबे समय तक लेने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आपको कोई प्री मॉर्बिड कंडीशन तो नहीं है। जैसे मान लीजिए आपका इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड है, आपको डायबिटीज है, आपका ट्रांसप्लांट हुआ है, या आपको कैंसर है, तो ये चीजें जो हैं, ये चीजें इनको अफेक्ट करती हैं। जैसे आप कैंसर में देखते हैं, आप कैंसर में यदि आप एंटी कैंसर ड्रग्स लेते हैं, तो आपने देखा होगा कीमोथेरेपी के दौरान भी आपने देखा है कि लीवर पे भी इफेक्ट होता है, किडनी पे भी इफेक्ट होता है, और उनके जो साइड इफेक्ट होते हैं उसके लिए कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की जाती है। तो ऐसे ही इस बीमारी के लिए भी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की जरूरत होती है। यहाँ पे भी कंटिन्यूस आपका पूरा का पूरा जो है वो ब्लड का
सारे इन्वेस्टिगेशंस आपके कराए जाते हैं, चाहे वो कंप्लीट ब्लड पिक्चर हो, चाहे आपका लीवर फंक्शन टेस्ट हो, चाहे रीनल फंक्शन टेस्ट हो, एवरीथिंग पूरा का पूरा आपको हेमोग्राम आपको चाहिए, जिससे कि आप असेस कर सकें कि इनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। शुगर को आपको यदि आपके वो है तो आपको इंसुलिन पे कंटिन्यूस रखना पड़ेगा, शुगर कंटिन्यूस मॉनिटर करनी पड़ेगी आपको। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज तो जो ड्रग्स ले रहे हैं आपको उनकी डोज आपको रेगुलेट करनी पड़ेगी। कार्डियक पेशेंट है तो हार्ट की डोज आपको उस हिसाब से मैनेज करनी पड़ेगी। ये अवेयरनेस, मैंने आपको पहले भी कहा कि दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव। प्रिवेंटिव पार्ट जो है उसमें एजुकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अवेयरनेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, फॉलो अप ऑफ पोस्ट कोविड केसेज इज मोर इंपॉर्टेंट, देन कम द क्यूरेटिव। क्यूरेटिव ये है कि यदि बीमारी आपकी सेट इन हो गई, अब उसको आपको उससे निजात पानी है। और एक बार बीमारी आपके आ गई, बीमारी की प्रोग्रेस रोकनी है, तो प्रोग्रेस रोकनी है तो वही है कि नेजल है तो नेजल में आप करना है, यदि वो आगे पैरानेजल साइनस पे चली गई, ऑर्बिट पे चली गई, सेरिब्रल में चली गई, सीएनएस अफेक्ट कर दिया, तो जिस स्टेज पे हो उस स्टेज पे उसका ट्रीटमेंट करना रहता है। इसीलिए इसमें जरूरी होता है कि डायग्नोस्टिक एंडोस्कोपी की जाए, इसका एमआरआई की जाए। ठीक है डॉक्टर, यानी कि स्टेजेस के हिसाब से ट्रीटमेंट करना होगा और उतना ही ड्रग यानी कि उतना ही एंटी फंगल इन्फेक्शन जो इंजेक्शन है वो देना होगा। ठीक है डॉक्टर RKS धाकड़, ऐसा कौन सा स्टेज है जब शरीर का अंग निकालना पड़ जाता है? क्योंकि कई पेशेंट्स हमने इस तरीके के देखे, कई खबरें ऐसी सामने आई जब आंखें लोगों की निकालनी पड़ी या फिर आंखों की रोशनी चली गई। बिल्कुल ठीक कहा। इनिशियल स्टेज में जब उसकी ग्रोथ होती है उस समय अगर रोका नहीं गया तो ये बढ़ते बढ़ते, जैसे डॉक्टर सक्सेना ने बताया, तो सोनाली ने भी डिस्क्राइब किया, ये टिश्यू के अंदर, टिश्यू के चारों तरफ से ये ग्रो कर जाता है और उसकी पूरी ब्लड सप्लाई ये रोक देती है। उससे क्या होता है कि जितना टिश्यू इसकी पकड़ में आता है, जिस पे ग्रो करता है, वो उसकी नेक्रोसिस हो जाती है, मतलब वो डेड हो जाता है। तो कोई भी जो डेड चीज है, जो जिस डेड हो गई है टिश्यू की, वो कभी रिवाइव नहीं हो सकता, और उसको अगर वैसा ही छोड़ा जाएगा तो और आस पड़ोस के टिश्यू को भी डैमेज करेगा। इसलिए उसके निकालने के अलावा और कोई चारा नहीं है। कई बार ये जैसे नाक से होते हुए साइनस के थ्रू आईज में चला जाता है। कई लोग, ग्वालियर में भी मैंने देखा है, यहाँ करीबन 10-12 लोगों की आंखें निकालनी पड़ी हैं, और किसी एक लोगों का तो मैग्जिला जो है, जिसको अपन ऊपर का जबड़ा कहते हैं, वो भी निकालना पड़ा है। तो ये जब एडवांस स्टेज होती है उसमें जब पहुंच जाता है तो फिर सर्जरी करके, और जो नेक्रोस्ड पोर्शन है बॉडी का, उसको निकालने के अलावा और कोई चारा नहीं है। तो मेरा यही मानना है कि इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो तत्काल मरीज को ENT ऑप्थेल्मिक सर्जन के पास जाके चेकअप कराना चाहिए, और वो अपनी उनकी जो भी जांचें हैं उससे ये तय कर सकते हैं कि इसको किस स्टेज में रोका जा सकता है। यदि रोका नहीं गया पहली स्टेज तो ये ऊपर बढ़ जाता है। ठीक है डॉक्टर सोनाली, ब्लैक फंगस के मेन सिर्फ 2 ही इंजेक्शन हैं, एक तो पोसाकोनोजोल और एम्फोटेरोसिन B। इन इंजेक्शंस की काफ़ी किल्लत देश भर में देखने को मिल रही है। 20,000 के करीब पेशेंट्स हैं और 10% भी डिमांड के हिसाब से इंजेक्शंस नहीं है। इंदौर में एक कंपनी है जिसको लाइसेंस मिल गया है, कितना फ़ायदा इससे हो सकता है, क्योंकि इंजेक्शंस की किस हिसाब से ज़रूरत पड़ती है वो भी थोड़ा सा आपसे समझने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ अगर इन इंजेक्शन का मैन्युफैक्चर अभी शुरू हो जाएगा तो आने वाले वक्त में कितना ज़्यादा ये अच्छा साबित हो सकता है। जी बिल्कुल, आजकल हम देख रहे हैं इंजेक्शंस जिनको लगना है, म्यूकोरमाइकोसिस हो गया है, इंजेक्शंस अवेलेबल नहीं है कई बार, बिकॉज लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन B जो इंजेक्शन है, जो कि सबसे बेस्ट है, उसके अदर साइड इफेक्ट्स बॉडी में भी हैं, लाइक ये लिवर पे, किडनी पे अफेक्ट करता है, मैग्नीशियम एंड मिनरल्स का डिसबैलेंस कर देता है बॉडी में। यदि ये सूट नहीं करता है तो सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हमारे पास आता है डीऑक्सी कार्बो एम्फोटेरिसिन B, वो हम यूज कर सकते हैं। वो भी नहीं तो पोसाकोनासोल, इसीलिए ये बहुत जरूरी है आप बहुत इनिशियल स्टेज पे आप डायग्नोज कर लें। आप इनिशियल स्टेज पे डायग्नोज कर लेते तो आपका सिर्फ पोसाकोनासोल टैबलेट से भी आप रिकवर हो सकते हैं, हो सकता है आपको इंजेक्शंस ना लगे।
यदि ये स्प्रेड हो गया तो ऑब्वियसली ये जो है एंड ये ब्लड में ग्रो करता है और नेक्रोसिस डेवलप करता है, टिश्यू को सड़ा देता है। जब तक आप वो डेड टिश्यू आप निकालेंगे नहीं, आपका इंजेक्शंस, इसमें हम जो टिश्यू निकालते हैं वो फंगस नहीं निकालते हैं, जो टिश्यू डेड हो चुका है उसको रिमूव करते हैं, सो दैट इंजेक्शन बेटर वहां तक पहुंच सके और ब्लड सप्लाई प्रॉपर वहां तक हो सके। सो इट्स बेटर आप अर्ली स्टेज में स्टार्ट करें। और ये बहुत खुशी की बात है कि इंदौर में ये सब मेडिसिन अवेलेबल है, पर जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी रजिस्टर करा के रॉ मटेरियल से हम लोग ड्रग बना सके। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। लाइक हम ड्रग बना लेना, क्वालिटी अच्छी ना हो तो फिर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तो ड्रग का क्वालिटी कंट्रोल भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जितनी जल्दी बन जाएगी उतना ज्यादा पेशेंट्स को फायदा होगा। मैं हमेशा कह रही हूँ कि अवेयरनेस बहुत इम्पोर्टेंट है। सेल्फ मेडिकेशन अवॉइड करें, हाइजीन का ध्यान रखें और अपना जैसे ही आपको साइन सिम्टम्स जो हमने बताए हैं ऐसा हो, आप तुरंत अपने मेडिकल कंसल्टेंट या फिजिशियंस को दिखा के इसका उपचार शुरू करें। डॉक्टर सोनाली, कितने दिन में ये जो फंगस है वो कितने दिन में किसी भी व्यक्ति के, किसी भी मरीज के शरीर में फैल जाती है और ब्रेन तक असर डालती है? देखिए, ये मैंने आपको पहले भी कहा, अलग अलग तरह का फंगस है। जैसे कि हम म्यूकोरमाइकोसिस, जिसे आप लोग आम भाषा में ब्लैक फंगस कहते हैं, ये काफी जल्दी ग्रो करता है। ये सबसे पहले ये जो है ब्लड सप्लाई रोक देता है। जब किसी भी ऑर्गन की ब्लड सप्लाई रुक जाती है तो उसमें कालापन आ जाता है, वो टिश्यू सड़ने लगता है। ये जो फंगस है नोज से होते हुए, साइनस से होते हुए, आईज में एंड देन फिर ब्रेन में। तो इसमें यूजुअली 3 to 5 डेज या 7 डेज में ग्रो कर सकता है। ये आपकी बॉडी की इम्यूनिटी पे भी डिपेंड करता है। आप फिक्स नहीं कर सकते कि इतने दिन में ऐसा हो जाएगा। आपने जल्दी डायग्नोज कर लिया, प्रॉपर ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया, तो हो सकता है वो वहीं रुक जाए। आप फिर उसके बाद डिब्राइमेंट करें, एमआरआई करें, उससे आप स्टेजिंग और उसका स्प्रेड पता करें तो आप उसको रोक सकते हैं। तो आप ये फिक्स नहीं कर सकते कि इतने दिन में ऐसा हो जाएगा। पेशेंट टू पेशेंट ये डिपेंड करता है, लेकिन हाँ ये बहुत डेडली होता है। बाकी नॉर्मल जो फंगस होते हैं जैसे कैंडिडियल इन्फेक्शन या फिर एस्परजिलस, लिटिल बिट स्लो ग्रोइंग, थोड़ा स्लो ग्रो करते हैं, बट उसका मेडिकेशन, सिंपल मेडिकेशन जो एंटी फंगल होते हैं उससे आप ट्रीट कर सकते हैं। जो लीथल है वो म्यूकोरमाइकोसिस ही है, ब्लैक फंगस ही है। सो जैसे ही आपको साइन सिम्टम्स होते हैं आप इमीडिएटली डायग्नोज करें, उस ट्रीटमेंट लें। ठीक है डॉक्टर एसके सक्सेना, ये जो कोरोना काल चला है इसमें बहुत सारे लोग बहुत डिप्रेस्ड भी हुए। कोरोना की वजह से बहुत सारे लोगों ने अपनों को भी खोया और बहुत ज़्यादा मेंटल लेवल पर परेशान रहे। अब ये ब्लैक फंगस दूसरी ऐसी बीमारी जो लोगों को परेशान कर रही है, जिनके घर से लोगों की जान जा रही है, उनसे इस बीमारी के बारे में अगर समझें तो वो शायद बेहतर इस चीज़ को समझा सकते हैं और समझ भी सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं हर स्तर पर लापरवाही होती है। लोग लापरवाही कोविड के टाइम पर भी कर रहे हैं और ब्लैक फंगस के टाइम पर भी कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर एसके सक्सेना, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए, शायद उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। ठीक है डॉक्टर आरकेएस जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? तो इसी सवाल के साथ मैं आपके पास आऊंगी। आवाज शायद नहीं मिल रही है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। डॉक्टर सोनाली, आपकी ओर से एक फाइनल कमेंट ऐसे पेशेंट्स के लिए जो मेंटली बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो गए हैं और लापरवाही भी करते हैं, ऐसे पेशेंट्स के लिए भी। जी, मैं सबसे पहले कहना चाहूंगी कि अपना मेंटल स्टेटस, अपना मनोबल ना गिरने दें। सबसे पहले जो इसका जो ये नई बीमारी है, इसका प्रॉपर कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ट्रायल एंड एरर के बेसिस पे ये ट्रीटमेंट हम लोग ले रहे हैं। जो मेडिसिन दे रहे हैं उसकी भी साइड इफेक्ट्स सामने आ रहे हैं। ब्लैक फंगस हो सकता है, ये एंटी फंगल से भी कोई नई बीमारी हमें पैदा हो सकती है। तो बचाव ही सबसे पहला इम्पोर्टेंट सॉल्यूशन जो हमें दिखाई देता है। दूसरा मैं कहना चाहूंगी, वैक्सीनेट योरसेल्फ, वैक्सीनेट, वैक्सीन लगवाएं, उससे शायद हम लोग बीमारी होने से ही बच जाएं।
यदि होती है तो आप अपनी मनोबल को ना बढ़ने दें अपने आसपास, क्योंकि जिसने अपना कोई खोया है वो खुद ही समझ सकता है, जिस पे बीती है वही खुद समझ सकता है कितना मेंटल और ये लॉस है। तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगी अपने आसपास वालों को सपोर्ट करें। कोई भी प्रॉब्लम होती है इमीडिएटली आप डॉक्टर की सलाह लें, सेल्फ मेडिकेशन ना करें घर पे बैठ के कि अरे उसको ये ट्रीटमेंट चला तो मैं भी ये ट्रीटमेंट चलाऊं, ऐसा ना करें। डरे नहीं इस बीमारी से। जो हम सोशल मीडिया में अब जो दिखाते हैं वो अवेयरनेस के लिए दिखाते हैं, डराने के लिए नहीं, जिससे आप सतर्क रहें, डरे नहीं, अपना मनोबल बढ़ा के रखें तथा दूसरों का अपनी हाइजीन का ध्यान रखें, अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखें। अब सरकार धीरे धीरे लॉकडाउन खोल रही है तो हमें एजुकेट होना पड़ेगा। सोशल मीडिया के माध्यम से हम सब समझ सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन, ये सब का ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि जिसको एक बार कोविड हो गया वो दोबारा कोविड नहीं हो सकता है। सो प्लीज ध्यान रखें, मास्क, प्रॉपर मास्क पहने। आज आप कल देखते होंगे मास्क सब लोग पहने लेकिन उनका मास्क यहां तक रहता है, फेस नोज तक कवर नहीं होता है, या बहुत पास वो लोग रहते हैं, गैदरिंग कर रहे हैं, सोशल गैदरिंग, शादी हो, पॉलिटिकल इश्यूज हो या पॉलिटिकल गैदरिंग्स हो, मंदिर हो, ये सब हमको बहुत सावधानी से अटेंड करना चाहिए या जहां तक हो अवॉइड ही करना चाहिए। और जो सरकार मापदंड रखे उसको पूरा फॉलो करे तथा वैक्सीनेट करवाएं। बिल्कुल डॉक्टर, यानी कि वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लापरवाही बिल्कुल भी ना बरतें, आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और इस वक्त में वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सोनाली, डॉक्टर एस.के. सक्सेना जी और डॉक्टर आर.के.एस. धाकर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ चर्चा करने के लिए। हमारे दर्शकों के कई सवाल जहन में थे, उन सवालों का जवाब देने के लिए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।